हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन IQ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हम बात कर रहे थे आर्थिक समीक्षा 2024-25 की, और हम पूरा चैप्टर वाइज बहुत डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी बड़े एग्जाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। नो डाउट RS के लिए भी, PSI के लिए भी, और अभी जो वीडियो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे हमारे इकोनॉमिक सर्वे के, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 जो हमने किया था उसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है, वो आप कर लीजिएगा। कई बार इस तरीके की मिस्टेक हो जाती है, तो बीइंग ए फैकल्टी या स्टूडेंट अगर हमें इस तरीके की जब क्लास में फ्लो में पढ़ाते हैं तो कई बार इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। वहाँ पर मैंने एक डेटा आपको दिया था, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। जैसे GSDP की हमने बात की थी, तो GSDP आपको पता है एक प्रचलित कीमत पर होता है, और एक हमने बात की थी कि स्थिर कीमत पर होता है। और यहाँ पर जो मैंने आपको क्लास में डेटा बताया था उसमें हमने बात की थी कि प्रचलित कीमत पर जो GSDP है उसमें ग्रोथ कितनी हुई, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने जो प्रचलित कीमत पर जो डेटा बता दिया था वो 7.82 बता दिया था, जबकि वो किस पे है, वो स्थिर कीमत पर है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें कि प्रचलित कीमत पर 12.02% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और अगर हम बात करें स्थिर कीमत पर, तो स्थिर कीमत पर हुई है 7.82% की वृद्धि हुई है। तो इसको आप यहाँ करेक्ट कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है बाय मिस्टेक, वहाँ पर जो भी था उसको आप करेक्ट कर लें कि प्रचलित कीमत पर जो हमारी ग्रोथ थी GSDP की वो कितनी रही है, तो वो रही है 12.2%, और स्थिर कीमत पर कितनी रही है, तो वो रही है 7.82%। ये आपको ध्यान रखना है। एक और फैक्ट जो वहाँ पर, क्योंकि कई बार फैक्ट बताते ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो था सकल स्थायी पूंजी निर्माण। सकल स्थायी पूंजी निर्माण ये हमने पढ़ा था, और इसमें हमने बात की थी अलग अलग क्षेत्रों के योगदान की। और इसमें हमने 2 पढ़े थे, एक सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान और एक निजी क्षेत्र का योगदान, ठीक है। कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो योगदान है सकल स्थायी पूंजी में, और निजी क्षेत्र का जो योगदान है सकल स्थायी पूंजी में, वो कितना है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया था कि हमने सार्वजनिक क्षेत्र जो था उसको तो दे दिया था 78.27%, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का है 21.73%, और निजी क्षेत्र का जो है वो है 78.27%। तो बेसिकली ये यूं ऊपर नीचे होना था, जो कि गलत हो गया था। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण में सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान क्या है, कम है 21.73%, और निजी क्षेत्र का जो योगदान है वो ज़्यादा है 78.27%। तो इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी क्लास के 2 चैप्टर हो गए थे इकोनॉमिक सर्वे के, और आज हम शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर। तो आज मैं क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ चैप्टर 3। और चैप्टर 3 देखो, पहले ये चैप्टर अलग था। पहले ये चैप्टर जो था 7वां चैप्टर था पिछले इकोनॉमिक सर्वे में, जो इस बार तीसरा चैप्टर और पिछले वाले 7वें चैप्टर को मिला के इन्होंने एक ही चैप्टर इस बार कर दिया है। तो अध्याय 3 की हम बात करेंगे। अध्याय 3, और अध्याय 3 है क्या, तो अध्याय 3 बताता है जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। तो जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि में आपको ध्यान रखना है शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय। क्या ध्यान रखना है, शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय, क्षेत्रीय। तो तीनों के इससे रिलेटेड जितना भी डेटा है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। शहरी विकास, ग्रामीण विकास और क्षेत्रीय विकास। देखो ये पहले ये जो दोनों थे वो तीसरे चैप्टर में थे, और ये जो था वो 7वां चैप्टर था, और अब दोनों को मिलाकर एक ही चैप्टर कर दिया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें कुछ फैक्ट होंगे जिनको हमें ज़्यादा देखना होगा, और बाकी बहुत इजी चैप्टर है। पिछले 4-5 इकोनॉमिक सर्वे में कुछ सारी योजनाएं हैं जो भी अब तक भी नहीं बदली है, एज इट इज़ चली
आ रही है। तो अगर आपने पिछला भी पढ़ रखा है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत इजीली आप इसको कर लेंगे। पहली बात तो कि आपको यहाँ ये समझना होगा सबसे पहले कि शहरों की हम बात कर रहे हैं, शहरी विकास की जब हम बात करते हैं तो हम शहरीकरण को देखते हैं कि शहरीकरण होता क्या है। शहरीकरण होता है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी की ओर प्रवासन करना, ठीक है। यानी आप क्या कर रहे हैं, गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं, और जब शहरों की ओर आ रहे हैं तो क्या हो रही है, लगातार शहरी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि हो रही है तो क्यों हो रही है वृद्धि, क्योंकि देखो शहरी क्षेत्रों में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, आय के स्रोत अच्छे होते हैं, क्रय शक्ति अच्छी होती है, आपको काम चाहिए वो भी वहाँ मिल जाएगा, बुनियादी ढांचा भी वहाँ मिल जाएगा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएगी, अच्छी शिक्षा सेवाएं मिल जाएगी। तो हर व्यक्ति शहरों में रहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो उच्च मूल्य वाले क्षेत्र हैं वो ज़्यादा होते हैं। जब लोग शहरों से, गाँव से शहरों की ओर आएंगे तो शहरों पर दबाव भी तो बढ़ेगा। भाई एक कॉलोनी में पहले 100 लोग रहते थे, अब 50 लोग और आ गए तो अब 150 लोग रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, लगातार जो है शहरीकरण बढ़ रहा है। और जब देखो कहीं भी आ जाता है ना करण, जब हम शहरीकरण की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो शहरीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है। शहरीकरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर या शहरी क्षेत्र में शहरों की ओर प्रवासन होने से जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, तो ऐसी प्रक्रिया क्या है, शहरीकरण कहलाती है। और कारण वही मैंने जो बताया, अब एक संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत रिपोर्ट की आई थी, उसके हिसाब से अगर हम बात करें 2023 में कि वर्तमान में दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, और 2025 तक तो यह प्रतिशत 66% तक पहुंचने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट, देखो रिपोर्ट्स का रेफरेंस अगर आप आरएस की मेंस की तैयारी करें तो वहाँ पर भी आपको देना होगा। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्या हो रहा है कि दुनिया की आधी से ज़्यादा जनसंख्या, दुनिया की 50% से अधिक जनसंख्या कहाँ रह रही है, शहरों में निवास कर रही है, शहरों में निवास करती है। तो इस तरीके से अपन शॉर्ट में अपन लिखेंगे कि दुनिया की 50% से जो ज़्यादा आबादी है वो कहाँ रह रही है, भाई शहरों में रह रही है। और इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक यह जो आबादी है वो कितनी हो जाएगी, 66% तक हो जाएगी। यानी 2050 तक दुनिया की 66% आबादी, और 66% की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एग्जैक्ट हम बोलेंगे 66.66%, ठीक है, प्रतिशत आबादी शहरों में रहेगी, शहरों में निवास करेगी, शहरों में निवास करेगी। तो ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है। और देखो हालत ऐसी है ना कि अगर मैं जैसे आज मेरे गांव में जाती हूँ ना, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लेडीज़ ही लेडीज़ रहती है, जेंट्स तो रहते ही नहीं है, या मोस्ट ऑफ द घर जो है वो सिर्फ लॉक लगे हैं, ठीक है। हमारा घर सीकर में है, और सीकर में जब हम गांव पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ लोग रहते ही नहीं है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऐसी जगह चले गए, कोई शहरों में शिफ्ट हो गया, कोई दिल्ली बॉम्बे में हो गया, इवन कुछ लोग तो ना विदेशों में भी रहते हैं, दुबई मस्कत। हमारे यहाँ बाहर जाने का बहुत ट्रेंड है, ठीक है। शेखावाटी में तो हम बोले हर तीसरे घर से लोग गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग अभी कहाँ रह रहे हैं, ज़्यादातर लोग अभी शहरों में रह रहे हैं। और राजस्थान में भी यही स्थिति है, क्योंकि राजस्थान में भी क्या हो रहा है कि शहरी क्षेत्रों में जो प्रवासन है वो बढ़ रहा है। तो हमें ऐसे शहरों का निर्माण करना होगा जहाँ पर लोगों के लिए सुविधाएं अच्छी हो, सुरक्षित हो, समावेशी हो,
हर वर्गों को ध्यान में रखा जाए, उनके लिए अच्छी आवास की सुविधा हो, उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, उनके लिए अच्छे ग्रीन प्लेसेस हो, अच्छी सार्वजनिक परिवहन की सुविधा हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और स्वच्छ शहरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यहाँ पर 5R दृष्टिकोण को अपनाया गया है। 5R दृष्टिकोण क्या है? यानी रिड्यूस, यानी कम करें। ठीक है, तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये 5R दृष्टिकोण क्या है। स्वच्छ शहरों के लिए 5R दृष्टिकोण को अपनाया गया है। और 5R में से हो सकता है कोई एक R आपसे पूछ लिया जाए। तो एक तो क्या है जी, पहला तो है R रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है जी? कम करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कम करना है, उन्नत तकनीकों का प्रयोग करना है। पहले तो हमें रिड्यूस कर लिया, फिर हम क्या करेंगे? R से रीयूज करेंगे। रीयूज क्या है? पुनः उपयोग करना। क्या करना है जी? पुनर्उपयोग करना है, चीज़ों को रीयूज करना है। ठीक है, फिर क्या करना है? R फॉर रिसाइकल करना है। क्या करना है? रिसाइकल करना है। तो रिसाइकल यानी चीज़ों को फिर से प्रोसेस में लाना है, रिसाइकल करना है। फिर हमें क्या करना है? पुनर्प्राप्त करना है। तो हमें पुनर्प्राप्त यानी रिसीव करना है, यानी क्या करना है जी? पुनः प्राप्त करना है। तो पुनः प्राप्त भी आपको ध्यान रखना है। फिर क्या रहा जी? तो एक आ रहा रिकवर, कि जो भी हमने किया है उसको हमें क्या करना है? रिकवर। तो हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछा जाए इनमें से कौन सा आर शामिल नहीं है, और ये हम किस लिए कर रहे हैं? ये सिर्फ हम स्वच्छ शहरों के लिए ये काम कर रहे हैं। स्वच्छ शहर कब होंगे? जब चीज़ों को रीयूज़ कर लोगे, प्रदूषण को कम कर लोगे, चीज़ों को रिसाइकल कर लोगे, रिकवर कर लोगे, रिसीव कर लोगे, तब जाके हम क्या कर पाएंगे? स्वच्छ शहरों का निर्माण कर पाएंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। और आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम बात करें जनसांख्यिकी प्रबंधन की, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत की कुल आबादी का शहरी क्षेत्र का हिस्सा कितना कितना किस किस साल रहा, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो अब एक पूरा एक चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे। देखो यहाँ तो लिखते हैं अपन वर्ष, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे भारत और यहाँ लिखेंगे राजस्थान। और पता पढ़ क्या रहे हैं? शहरी आबादी। शहरी आबादी, तो शहरी आबादी के बारे में यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि भारत में जो शहरी आबादी थी वो 1961 में कितनी थी? मात्र 17% थी। तो 1961 में कितनी थी? तो यहाँ पर 1961 में कितनी थी? मात्र 17% थी। तो 17.97% आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? 95 एक बार पेन सही कर लें। तो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि 1961 में भारत की जो शहरी आबादी थी वो कितनी थी? वो 17.97% थी। 2011 में बढ़कर कितनी हो गई? तो 31.14% हो गई। तो 2011 की पूछ ले तो 31.14% हो गई। तो 11 की जनगणना के हिसाब से आप ध्यान रखना 31.14 हो गई है। फिर अगर हम बात करें राज्य की, कि राजस्थान की 1961 में आबादी कितनी थी? तो वो थी 16.28%। कितनी थी जी? 16.28% थी, यानी शहरी से कम थी। फिर 2011 की बात कर लेते हैं कि भाई 2011 में कितनी है? तो बढ़ के हमारी कितनी हो गई? 2487 आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हुई 61 से हमने 11 तक का जो जंप किया। फिर हम बात कर रहे हैं 2021 की और 31 की, ठीक है। तो 2021 में भारत की शहरी आबादी कितनी थी? 34.48%। तो 2021 में कितनी थी? तो 2021 में 24.48%।
प्रतिशत ये क्या है, भारत की शहरी आबादी है। फिर अगर हम बोले कि भाई जो 31 है उसमें कितनी हो जाएगी, तो 31 में ध्यान रखना 37.55%। 31 में कितनी हो जाएगी, तो 37.55%, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितनी हो जाएगी, 37.55% हो जाएगी। और यहाँ कितनी है, तो 21 में है आपकी 34, जी हाँ 34-43 है, ये 34-43 है, कई बार बोल देते हैं कुछ, लिख देते हैं कुछ। तो 21 में कितनी है, तो 21 में जो अनुमानित हिस्सा है, क्योंकि अभी डेटा हमारे पास नहीं आया है जनसंख्या का, तो अभी अनुमानित बोल रहे हैं, ये 34.43% है। 31 तक कितनी है, तो 37.55 है। अब फिर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में यहाँ पर है 21 में 26.33%। कितनी अनुमानित है, 26.33% अनुमानित है। 2031 तक कितनी हो जाएगी, तो भाई ये हो जाएगी 27.74%, यानी लगभग अभी भी 10% का क्या है, अंतर है। तो ये डेटा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, क्योंकि डेटा पे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शहरी आबादी की बात करें तो हमने 61 की बात कर ली, 2011 की, 21 की और 31 की इंडिया और राजस्थान की बात कर ली। अब 2001 में अगर भारत राजस्थान की कुल जनसंख्या की बात करें कि 2001 में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी थी, कुल जनसंख्या, तो ये जनसंख्या कितनी थी, तो ये जनसंख्या थी, आप लाख में बोलो तो 565 लाख बोल सकते हो, 565 लाख बोल सकते हो। और भाई किसी को करोड़ में बोलना हो तो 5.65 करोड़ बोल सकता है। दोनों ऑप्शन है, कंफ्यूज होना नहीं है। तो लाख कितनी है, 565 लाख, और अगर आपसे पूछ लिया जाए करोड़ में तो 5.65 करोड़। अब इनमें से भी अगर पूछे कि भाई ये बता दो चलो कि इसमें से पुरुष कितने थे और इसमें से महिलाओं की जो जनसंख्या है वो कितनी थी, तो हम पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, 294 लाख। ठीक है, कितनी थी, 294 लाख थी। महिलाओं की अगर आपसे पूछ ले इसको 2.95 करोड़ भी लिख सकते हैं, एक कोई सा भी लिख लेना, एक ही बात है। महिलाएं कितनी थी, तो भैया महिलाएं थी 271 लाख, या इसे आप कह सकते हो ऑब्लिक लगा के कि ये कितनी है, तो ऑब्लिक लगा के 2.7 करोड़, 2.7 करोड़ है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और अगर 31 की बात हमने कर ही ली है कि 31 तक हमारी कितनी हो जाएगी जनसंख्या, तो वो हमने यहाँ पर बात कर ली है कि शहरी जनसंख्या कितनी होगी, तो शहरी जनसंख्या 27% हो जाएगी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारी जनसंख्या जो है 2031 तक कितनी हो सकती है, तो वो हो सकती है 872 लाख। ठीक है, तो 2001 में तो इतनी थी, और अगर बोल दे भाई 2031 तक राज्य की अनुमानित जनसंख्या कितनी हो जाएगी जी, क्योंकि देखो पता नहीं है, आरपीएससी कुछ भी पूछ सकती है। तो 2031 की, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, तो अगर पूछ ले तो ध्यान रख लेना भाई ये कितनी हो जाएगी, तो 872 लाख या 8.72 करोड़ हो जाएगी। इसमें भी अगर पुरुषों की बात करें तो 444 लाख पुरुष और 428 लाख महिलाएं होगी। तो अगर इसमें भी महिला पुरुष देख लें तो पुरुष कितने हो जाएंगे जी, 444 लाख जो हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे, और महिलाएं कितनी हो जाएगी, तो महिलाएं देख लो कितनी हो जाएगी, तो 428 लाख जो है महिलाएं हो जाएगी। करोड़ में करना हो तो एक के बाद डेसिमल लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 2001 में जो शहरी क्षेत्र की जनसंख्या हमने बात की थी वो कितनी थी, तो हमने बात की थी भाई 16%। राजस्थान में कितनी थी जी, 16%। अगर इसको जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो ये कितनी हमने देखी, तो ये हमने देखी 565 लाख। कितनी देखी जी, 565 लाख। 2031 में कितनी हो जाएगी, तो ये जो जनसंख्या है शहरी क्षेत्र में वो हो जाएगी आपकी 242
लाख, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके देखो, ये हम बात कर रहे हैं शहरी विकास की, तो शहरी विकास से संबंधित डेटा हम बात कर रहे हैं। तो हमने देखा भाई शहरी आबादी की क्या स्थिति है। अब हम शहरों से रिलेटेड सारे डेटा पढ़ेंगे, जैसे बच्चों की जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात, साक्षरता, सब, लेकिन शहरी के बारे में, ग्रामीण के बारे में बात नहीं करेंगे, वो सब आपके ज्योग्राफी वाले पार्ट का टॉपिक है। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो है शहरी का ही दिया है, तो अपन शहरी को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। मैं अगेन बोल रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। पहले बात करेंगे बच्चों की जनसंख्या, बच्चों की जनसंख्या के बारे में। और बच्चों की जनसंख्या होती कितनी से आयु तक है, तो 0 से 6 वर्ष की आयु तक की बच्चों की जो जनसंख्या है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि 2001 और 11 में लगभग ये समान ही रही। और अगर हम बात करें तो 2001 व 11 में, 2011 में राज्य में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या कितनी रही है, तो देखो दोनों एक ही रही है, इसलिए मैंने दोनों को साथ लिखा है, और वो रही है 106 लाख, ठीक है। कितना रहा है, 106 लाख, ये ध्यान रख लेना। और अगर भाई करोड़ में पूछ ले तो 1.06 करोड़ भी ध्यान रख लेना, यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। डायरेक्टली लिखा है तो आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें तो जनसंख्या तो उतनी रही कि 2001 में पूछ ले तो भी आपको 106 लाख रखनी है, 2011 में पूछ ले तो भी 106 लाख रखनी है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या आया कि भैया 2001 में हम बात करें और 2011 में बात करें तो यहाँ लड़के लड़कियों का प्रतिशत तो एक जैसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर 2001 में हम बात करें तो उसमें लड़के कितने प्रतिशत थे और लड़कियां कितनी प्रतिशत थी, तो लड़के जो थे, लड़के लिखा है मैंने, पुरुष नहीं लिखा है, ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ और वहां पर देखो मैडम ने क्या लिखवाया था, ठीक है। कई बार देखो हमसे भी हो जाती है गलतियां ह्यूमन एरर में, ठीक है। इतना सारा डेटा होता है, सारा याद होता है, इधर उधर हो जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, बच्चे पूछा है तो लड़के लड़कियां लिख रहे हैं। तो 2001 में 0 से 6 आयु वर्ग में जो लड़कों का प्रतिशत था वो कितना था, तो भाई ये था आपका 52.39%। कितना ध्यान रखना है, 52.39%। अब 52.39% लड़के थे तो बाकी क्या बची जी, लड़कियां बची, और लड़कियां कितनी बची, 47.61%। कितनी बची, 47.61%। 2011 में भी जनसंख्या तो वही थी, 106 लाख ही थी, लेकिन यहाँ पर जो लड़कियां थी वो कितनी हो गई, लड़कियां थोड़ी सी यहाँ पर कम हो गई, और लड़के जो थे उनका प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ गया, और लड़के कितने हो गए भाई, 52.95% हो गए। तो यहाँ से थोड़ा सा देखो बढ़ गया ना, तो यहाँ वृद्धि हो गई, यहाँ पर जो है क्या हो गई जी, कमी हो गई। और जो लड़कियां हैं वो कितनी हुई, तो कमी हुई, तो कितने की कमी हुई वो आपको ध्यान रखना है, ये हो गई 47.05%। तो ये अगर आपसे पूछ ले कि भाई 0 से 6 आयु वर्ग में बच्चों की जनसंख्या में 2001 में लड़कों का प्रतिशत कितना था, तो ध्यान रखना 52.95% था, लड़कियों का 47.05% था। ये डेटा इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, मैं मन से नहीं बता रही हूँ, तो डायरेक्टली दिया हुआ है, तो डायरेक्टली प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लिंगानुपात की। लिंगानुपात होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि भाई लिंग का अनुपात मतलब कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं जी, लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये तो। अब बात कर लेते हैं पहले कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, ठीक है। तो 2011 में राजस्थान का
लिंगानुपात कितना है, तो ध्यान रख लेना जी 928 है। कितना है, 928 है। मैं पिछले ये बढ़िया है कि नया जनसंख्या का डेटा नहीं आया, नहीं तो सारा याद करना पड़ता। अभी सिर्फ क्या आया है, आपका पुराना डेटा ही हमारा चल रहा है, तो 928 है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी बात करें तो फिर शहरी और ग्रामीण दो आपको ध्यान रखना है। कितने ध्यान रखना है, शहरी और ग्रामीण भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम बात कर लें कि राज्य में 2011 में राज्य का शहरी लिंगानुपात कितना है, तो शहरी लिंगानुपात जो है वो कितना है, तो 914 आपको ध्यान रखना है। कितना ध्यान रखना है जी, 914 ध्यान रखना है। कितना, 2011 में लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर 914 महिलाएं हैं। तो बाकिया का काई करसी, बाकी का क्या करेंगे जी, बाकिया को काई करसी, बाकिया को ब्याह कौन होसी ना, हाँ बिल्कुल होसी। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़ा सा देख लेते हैं ग्रामीण लिंगानुपात भी कितना है। तो भाई ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो ध्यान रखना 933 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ज़्यादा है, और शहर वाला जो है कम है। ये डेटा भी आपको ध्यान रखना है। क्या पहले भी इतना था, नहीं जी। तो अगर आपसे एक स्टेटमेंट दिए कि 2001 की तुलना में राज्य में जो लिंगानुपात है उसमें क्या हुई है, कमी हुई है, तो आप बोलोगे कमी हुई है क्या, नहीं जी, वृद्धि हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि 2001 में राज्य का शहरी लिंगानुपात जो था वो कितना था, तो वो तो 890 ही था। कितना था जी, 890 ही था। तो अगर 2001 का पूछे तो 890, 2011 में बढ़ गया तो आपको बोलना है भाई वृद्धि हो रही है लिंगानुपात में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने की वृद्धि हो गई, तो आपको दिख ही रहा है कितने की वृद्धि हो गई जी, भाई 24 की वृद्धि हो गई। 24 की वृद्धि यानी 24 महिलाएं ज़्यादा हो गई भाई पिछले से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी लिंगानुपात की तुलना में अधिक संतुलित, यानी आप एक स्टेटमेंट अगर आ जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में लिंगानुपात अधिक संतुलित दिखाई देता है। दिख ही रहा है ना, दिखाई क्या दे रहा है, 933 और 914। तो ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ कितना ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 900, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर पूछ ले 2011 में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना था, तो ध्यान रखना 2011 में ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात था 933। ठीक है, जो कि शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा है। 2001 में अगर पूछ ले तो एक में भी ध्यान रख लेना, तो यहाँ पर ग्रामीण लिंगानुपात 2001 में भी ध्यान रख लेना 930 था। तो ग्रामीण लिंगानुपात 930 और यहाँ पर 933 हो गया। यहाँ पर 890 से 914 हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पूछा जाएगा आपसे प्रश्न जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा और पिछली बार के RS प्री के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा उच्चतम शहरी लिंगानुपात और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले। देखो ये लिंगानुपात, उच्चतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले, उच्चतम, ये इंपॉर्टेंट है, शहरी लिंगानुपात और न्यूनतम शहरी लिंगानुपात, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि प्री में पूछा जा चुका है, RS प्री में। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है टीवी पर ऐड, टीवी पर ऐड, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई हुई है। टीबी यानी टोंक, ठीक है, क्या है, टोंक, और टोंक का कितना है, तो 985 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी अच्छा लिंगानुपात है, ठीक है, लेकिन किसमें, शहरी में। फिर क्या है, टीबी, टीबी मतलब यहाँ से बी से हो गया जी बांसवाड़ा, क्या हो गया, बांसवाड़ा। पर मतलब प्रतापगढ़, तो टीबी पर ऐड, और डी से आपका डूंगरपुर, तो टीबी पर ऐड आएगा तो शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात बढ़ जाएगा।
ऐसे करके आप याद कर सकते हो। बांसवाड़ा का कितना है, तो बांसवाड़ा का 964 भी आपको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ का कितना, 963 ध्यान रखना है। और डूंगरपुर का 953 आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 953 नहीं है जी, 951 है। ठीक है, 951 है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका ट्रिक क्या हो गया, ट्रिक हो गया जी टीबी पर ऐड। तो टीबी पर ऐड, अब देखो वो आप कैसे भी बना सकते हो। टी से टोंक, बी से बांसवाड़ा, पी से प्रतापगढ़ और डी से डूंगरपुर। आप जैसे भी याद करना चाहो, इट्स अ माई ट्रिक, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको फॉलो करो, आपका जो मन हो जैसे याद करो। ठीक है, ठीक है। फिर न्यूनतम वालों में तो पहले जैसलमेर, सबसे पहले किसका है, जैसलमेर। सबसे कम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर में है, मात्र और मात्र 807। कितना है जी, 807। देखो मैं नहीं बोल रही हूँ ये डेटा याद करो, बट पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, कम से कम पहले का तो याद रख लेना। फिर किसका ध्यान रखना है अगले पे, धौलपुर। तो धौलपुर में कितना है जी, 864। धौलपुर का कितना है, 864 है। तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, तो अलवर आ रहा है। तीसरे नंबर पर कौन है जी, अलवर है। और अलवर का कितना है, 872 है। अलवर का कितना है, 872 है। फिर कौन सा आ रहा है, गंगानगर। गंगानगर का कितना है, तो गंगानगर का ध्यान रखना, ये कितना है, तो गंगानगर है 878। कितना है जी, 878। ठीक है, तो ये क्या है, शहरी लिंगानुपात, न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाले जिले हैं। और इसको कैसे याद कर सकते हो, इसको आप करना है JDA, जहाँ पर अच्छा काम नहीं करता वहाँ पर शहरी लिंगानुपात कम होता है। ये तो पता है ना कि JDA शहरों में ही काम करता है या गाँव में भी करता है, आपको ये तो कन्फ्यूज़न नहीं है ना। तो चलो इसका ट्रिक क्या हो गया, JDA जो है गंगा में बहाता है, कुछ भी याद कर लो, या जहाँ पर JDA अच्छा काम नहीं करता है, JDA गंगा में बहाता है, इसलिए लड़कियों को तो लिंगानुपात शहरी क्षेत्रों में कम हो रहा है। J से जैसलमेर, D से धौलपुर, A से अलवर, गंगा से गंगानगर। JDA बच्चियों को जो है गंगा में बहाता है, इसलिए शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात कम है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। वहाँ टीवी पर ऐड आता है तो शहरी लिंगानुपात बढ़ जाता है। और आपने देखा ही होगा कि रोज़ आप पेपर में पढ़ते होंगे कि लड़कियां कचरे के ढेर में मिली, भूण कचरे के ढेर में मिला, इस तरीके की चीज़ें हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप कैसे भी करके देखो, याद करना है बाई हुक और बाई कुक। तो टीवी पर ऐड देखो ना देखो, है ना, चाहे आप JDA गंगा में बहाता है नहीं बहाता है, ये आपका लॉजिक है, बट आपको याद होना चाहिए। देखो, है ना, एट द एंड ऑफ डे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और इस क्लास के बाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना। तो टीवी पर ऐड, T से टोंक, B से बांसवाड़ा, P से प्रतापगढ़, D से डूंगरपुर। ठीक है, तो टीवी पे ऐड आएगा तो शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात बढ़ जाएगा, और JDA में गंगा में बहा देगा तो शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात कम हो जाएगा। तो J से जैसलमेर, D से धौलपुर, A से अलवर, गंगा में बहा देगा यानी गंगानगर। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बार बार इस तरीके से, थोड़ा फनी लग रहा होगा और फनी है भी, बट अपने को याद करना है। मेरे को तो ऐसे ही याद है, अब आप देख लेना। ठीक है, चलो अगला देख लें। लिंगानुपात पे हमने बात की, 928 टोटल है। 928 में आप ऐसे भी देखो याद कर सकते हो इसको कि 928 तो टोटल है। ठीक है, गाँवों में तो क्या हो रहा है, प्लस, शहरों में क्या हो रहा है, माइनस। गाँवों में प्लस होके कितना हो गया जी, 933 हो गया। शहरों में माइनस होके, यानी इससे तो कम होगा, 914 हो। थोड़ा सा यूज़ कर लोगे ना तो हो जाएगा। कि अगर आपको पूछ रहे हैं भैया शहरी लिंगानुपात, टोटल पता है आपको, मेरे को पता है भाई 928 है, मुझे शहरी का नहीं पता, तो ये तो याद रखना कि 928 से तो कम ही होगा। अब देखो 928 वाले से कम वाले ऑप्शन कौन से। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा जैसे आप बोलते हो कि मैम बोलती की 911, 12, 13, 14 लिख दे, फिर तो भैया 14 तो फिर याद ही करना पड़ेगा, उसमें कोई ट्रिक नहीं चलेगी। ठीक है, और 928 से ज़्यादा किसका होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का, तो 933 है। ठीक है, चलो अगला जी, बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात,
बाल मतलब 0 से 6 वर्ष। तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में जितनी भी लड़कियां लड़के हैं उन पर लड़कियों की संख्या कितनी है उसे हम कहते हैं बाल लिंगानुपात। बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग के 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, क्योंकि यही तो बड़े होंगे, फिर यही तो लिंगानुपात बनाएंगे, लड़कियों की संख्या। ठीक है, चलो जी, ये हो गया हमारा बाल लिंगानुपात। और इसमें हम 0 से 6 आयु वर्ग के को ही जोड़ेंगे, आगे को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें तो इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिंगानुपात में समान प्रवृत्तियां दिखाई देती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति अच्छी है शहरी क्षेत्रों से, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में गिरावट आई है। तो 3-4 स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो ये ध्यान रखना कि ग्रामीण क्षेत्र का प्रदर्शन कैसा रहा है, अच्छा या बुरा। तो ग्रामीण क्षेत्रों ने शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसे कैसे भी घुमा के लिखे आप तो ये डाल रखना, ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन शहरी क्षेत्रों से अच्छा है, शहरी क्षेत्रों से अच्छा है। और देखो आरएस के पेपर में ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, प्रदर्शन अच्छा है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि 2001 की तुलना में 2011 में बाल लिंगानुपात में गिरावट आई है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट 2001 की तुलना में 2011 में बाल लिंगानुपात में गिरावट हुई है। मतलब पहले जो है बाल लिंगानुपात ज़्यादा था और अब क्या हो गया है, कम हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई कितना कम हो गया, तो 2001 की बात कर लेते हैं और हम बात कर रहे हैं शहरी क्षेत्र की। तो 2001 में शहरी क्षेत्र में बाल लिंगानुपात और ये जो शहरी क्षेत्र में बाल लिंगानुपात है जी वो कितना है, तो आपको ध्यान रखना है ये कितना हो गया आपका 887। ठीक है, तो कितना हो गया जी 887 हो गया है। तो 887 हो गया है। 2011 में पूछ लेते हैं, तो 2011 में शहरी क्षेत्र में बाल लिंगानुपात कितना हो गया है। तो इसमें क्या हुई है, जैसे मैंने बोला गिरावट आई है और गिर के कितना हो गया है, तो 874 हो गया है, 874 हो गया है। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है, 874 ये कब है, 11 में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पूछ ले तो 914 है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 2000 अगर सेम में ग्रामीण में पूछ ले तो ग्रामीण में ध्यान रखना कितना है, 2001 में 914 और 2011 में 892 है। तो दोनों में ही गिरावट आई है। ठीक है, तो दोनों में ही गिरावट आई है। अब इसमें भी देखो, अगर हम ग्रामीण की बात कर लेते हैं कि 2001 में ग्रामीण क्षेत्रों में जो बाल लिंगानुपात था वो कितना था, तो 2001 में मात्र 914 था। कितना था जी, 914 था। यहाँ पर अगर पूछ लें 2011 में कितना था, तो 11 में भी क्या आई है जी, गिरावट आई है और गिरकर कितना हो गया है, तो 892 हो गया है। तो गिरावट तो दोनों जगह ही आई है। यहाँ 892 से और 914 से 892 हो गया, यहाँ 887 से 874 हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बाल लिंगानुपात में भी उच्चतम शहरी और न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात। ठीक है, तो बाल लिंगानुपात में भी आपको दोनों ध्यान रखने हैं। बाल लिंगानुपात, शहरी बाल लिंगानुपात में आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक या उच्चतम वाले, और साथ में ध्यान रखना है न्यूनतम वाले। तो अगर हम बात करें कि उच्चतम वाले कौन से हैं, क्योंकि इससे प्रश्न नहीं पूछा गया है तो हो सकता है पूछा जाए, तो आपको ध्यान रखना नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा। ठीक है, तो नाभी भीरा भी याद रख सकते हो, या नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा भी याद रख सकते हो। तो पहले नागौर,
बीकानेर, भीलवाड़ा और तीसरा है बारा। अब देखो भीलवाड़ा और चौथा है बारा। 4 का याद करेंगे, पहले 3 तक याद करते थे लेकिन आजकल आरपीएससी 4 तक भी पूछ लेती, तो हम भी 4 तक याद कर लेंगे। उसमें तो 5 भी दिए हुए हैं, चूरू भी दिया हुआ है, लेकिन हमारे लिए मेरे को लगता है 4 तक ही बहुत है। फिर अगर न्यूनतम में पूछ लें तो न्यूनतम में देखो पहले नंबर पर कौन सा है जी, धौलपुर। धौलपुर क्या है, पहले नंबर पर है। फिर आपको ध्यान रखना है गंगानगर, दूसरा रखना है गंगानगर। फिर कौन सा रखना है जी, तीसरे नंबर पर दौसा। दौसा के बाद कौन सा ध्यान रखना है जी, अलवर। तो दौसा तीसरे नंबर पर ध्यान रखना है, चौथे नंबर पर अलवर ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखनी ही है कि बाल लिंगानुपात जो है वो कितना है, तो आपसे पूछ ले तो भाई ध्यान रख लेना शहरी क्षेत्रों में कितना है। 2011 का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये 874 है, और ग्रामीण क्षेत्र में 2011 में कितना है, 892 है। दोनों में ही 2001 की तुलना में कमी आई है। सर्वाधिक कहाँ है, तो नागौर, बीकानेर, भीलवाड़ा और फिर बारा। नाभी भीरा ये भी आ सकते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, नाभी भीबा, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हो। यहाँ पर दोधी गंगा दौसा ने अजय की, तो आप किसी भी तरीके से ध्यान रख सकते हो। मैं ऐसा याद करती हूँ तो आपको अपने तरीके से इसे याद रख सकते हो। अगला जो हमारा डेटा है वो है साक्षरता दर। वो क्या है जी, साक्षरता दर। साक्षरता दर, और यहाँ से भी अक्सर किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे एग्जाम कोई भी हो। साक्षरता दर होती क्या है, पहले तो हम साक्षर किसको मानते हैं। देखो साक्षर उनको माना जाता है जो कि आपके किसी भी भाषा को पढ़ सके, लिख सके और समझ सके, उन्हीं को साक्षर माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लगातार जो हमारी साक्षरता है उसमें वृद्धि हो रही है। अगर 2011 में बात करें तो हमारी साक्षरता दर जो है 2011 में कितनी रही और 2001 में कितनी रही, ये 2 डेटा हमें पता होने चाहिए। 2011 की हम बात करें तो हमारी जो राजस्थान की साक्षरता दर है वो कितनी रही है, वो रही है 66.11%। और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटिवली आ चुका है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। 1 लाइनर एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, तो 66.11% है। 2001 में अगर पूछ ले तो 2001 में भी 60.40% ध्यान रख लेना। तो जी क्या हुई है जी, वृद्धि हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो साक्षरता है वो लगातार बढ़ी है, आज से नहीं, 61 से लगातार 2011 तक बढ़ रही है। अब अगर शहरी क्षेत्र में पूछ ले तो भी आपको ध्यान रखना है और ग्रामीण की भी ध्यान रखना है। तो 2011 में यदि हम बात करें, ऊपर चलिए ना 2011 वाले, 2011 में कितनी है, 66.11% है। और इसमें भी अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लें कि भैया ग्रामीण में कितनी है और शहरी में कितनी है, यानी राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता कितनी है और शहरी साक्षरता कितनी है, तो हम बात करेंगे शहरी साक्षरता की, तो वो है 79.70। याद रखना है, पूछा जाता है 79.70 आपको ध्यान रखना है, ये शहरी साक्षरता है। तो ग्रामीण तो सीधी सी बात है, ग्रामीण में कमी होगी, और कम कितनी होगी, तो 61.40% होगी, ये भी ध्यान रखना है। तो दोनों आपने देख ली, ये ध्यान रख ली ग्रामीण की और शहरी की। तो वही ट्रिक अपनानी है कि जब प्लस कर दे तो शहरी आ जाएगी और माइनस कर देंगे तो भैया यहाँ पर ग्रामीण आ जाएगी। वहाँ उल्टा था, प्लस करने पे ग्रामीण आ रही थी, ये आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा। और फिर हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा साक्षरता और कम साक्षरता शहरी की। अब शहरी में भी यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक सर्वाधिक वाली और एक याद कर लो न्यूनतम वाली। सर्वाधिक और एक याद कर लो न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाले जिले। अधिकतम शहरी साक्षरता वाले जो जिले हैं उनमें पहले नंबर पर है उदयपुर। ये नहीं पूछा गया अब तक, तो पूछा जा सकता है, क्योंकि जब भी साक्षरता की बात आती है हमें कोटा जयपुर, कोटा जयपुर, कोटा जयपुर याद आता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है अगर आपने याद नहीं किया है। तो सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है, उदयपुर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला ध्यान रखना है जी उदयपुर, और इसकी साक्षरता है 87.5%।
ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा जिला भी ऐसा है जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, और वो कौन सा है जी? बांसवाड़ा है। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा की कितनी है? तो बांसवाड़ा की है 85.2% है शहरी साक्षरता। शहरी बोल रही हूँ, कुल नहीं बोल रही हूँ। प्रतापगढ़ की पूछे तो प्रतापगढ़ तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और इसकी कितनी है? तो इसकी है 84.8%। कितनी है? 84.8%। फिर अगर पूछ ले तो फिर ध्यान रखना चौथे नंबर पर डूंगरपुर। कितनी है? डूंगरपुर की। अब यहाँ पर डेटा याद नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना डेटा नहीं याद होता। फिर अजमेर आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आप पहले का डेटा याद रख लेना। फिर न्यूनतम पे आ जाते हैं, तो भैया न्यूनतम में कौन से हैं? तो न्यूनतम में तो फिर वही आ गया कौन? नागौर। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहले नंबर पर है नागौर। न्यूनतम शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो नागौर ध्यान रखना है। और नागौर की साक्षरता दर कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 70.06% है। दूसरे का अपन दर याद नहीं रखेंगे, तो अगला कौन सा है? जालोर है, तो जालोर आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरे नंबर पर चूरू को आपको ध्यान रखना है। चौथा नंबर जो है वो किसका जी? धौलपुर का आता है। जो चौथे नंबर पर कौन है? धौलपुर है। पांचवा भी ध्यान रख लेते हैं क्योंकि सभी 5-5 दिए हुए हैं, तो यहाँ पर करौली आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आपकी शहरी साक्षरता की बात। और साक्षरता में भी देखो, शहरी साक्षरता अलग से दी हुई है, ग्रामीण साक्षरता अलग से दी हुई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, साक्षरता दर। तो ये हो गई आपकी साक्षरता दर। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या वाले, आबादी वाले जिले कि भाई 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या शहरी समूह कितने हैं। ठीक है, तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर, 1 लाख से अधिक। अब देखो क्वेश्चन समझना क्या है, मैं बोल रही हूँ 1 लाख से अधिक, ठीक है, जनसंख्या वाले शहर। ठीक है, यानी क्या कर रहे हैं हम? जनसंख्या वाले शहरों की बात कर रहे हैं, अधिक जनसंख्या वाले शहर। और ये कौन से हैं? बहुत सारे हैं जिसकी 1 लाख जनसंख्या है। ठीक है, तो 1 लाख से अधिक, 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों और शहरी समुदाय में सबसे पहले कौन आता है? जयपुर, क्योंकि जयपुर की तो जनसंख्या ही 30 लाख है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? आपका जयपुर आएगा। और जयपुर की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग आपकी 30 लाख है। मैं एग्जैक्ट डेटा इसलिए क्योंकि याद करने की जरूरत है, लगभग 30, आपको ध्यान रखना है 30.46 लाख है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी है, राजधानी भी है, सब आप जानते हैं। जोधपुर की बात कर लेते हैं, दूसरे नंबर पर आता है। और जोधपुर की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो वो 11 लाख के करीब है। लेकिन ये आपको डेटा याद नहीं रखना है, जो इम्पोर्टेंट है वही ध्यान रखना है। फिर कोटा का नंबर आ जाता है। कोटा की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख। तो कोटा ध्यान रख लेना 10 लाख जनसंख्या के नाम साथ। चौथा बीकानेर ध्यान रख लेना, लगभग 6 लाख जनसंख्या है। तो ये जितने भी शहर हैं वो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं। ठीक है, अगर बोले सबसे कम वाले, तो सबसे कम वाला वही बांसवाड़ा है, जो सबसे छोटी आबादी वाला शहर है, 1 लाख ही उसकी जनसंख्या है। ठीक है, तो सबसे छोटा भी बोल सकते हो या कम आबादी वाला भी बोल सकते हो। सबसे छोटी आबादी वाला शहर, छोटी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो छोटी आबादी वाला शहर है बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा की जो जनसंख्या है वो कितनी है जी? तो वो है 1 लाख। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करेंगे कि स्थानिक परिवर्तन, जो हमने शुरू में बात की ना, शहरीकरण। शहरीकरण मतलब क्या? कि गांवों की जनसंख्या शहरों में आ रही है। ठीक है, तो शहरों में जो आ रही है तो कितनी प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है? ठीक है, तो स्थानिक परिवर्तन की बात करें तो राजस्थान में नगरीय जनसंख्या में सबसे पहले है कोटा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शहरीकृत जिला बोल सकते हैं, सबसे शहरीकृत जिला जहाँ पर शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो वो है कोटा। क्या ध्यान रखना है जी?
कोटा, और कोटा की कुल जनसंख्या का 60% क्या है, 60% यहाँ पर शहरी जनसंख्या है। तो शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है जी, कोटा में है। कितनी है जी, 60% है। दूसरे नंबर पर आता है कौन जी, तो जयपुर आता है। और जयपुर का कितना है, तो जयपुर भी ध्यान रख लेना जी 52% के करीब है, लगभग 52% है। फिर आ जाता है अजमेर, और अजमेर की कितनी है, तो अजमेर की 40% है। अजमेर की कितनी है, 40% शहरी जनसंख्या है। उसके बाद जोधपुर, बीकानेर भी आते हैं, ठीक है। तो फिर आप जोधपुर ध्यान रख लेना और फिर उसके बाद बीकानेर ध्यान रखना है। तो ये जो डेटा है एक बार ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा शहरीकृत जिला कोटा है, कोटा के बाद जयपुर है, जयपुर के बाद अजमेर है, अजमेर के बाद जोधपुर है, फिर आपका बीकानेर है। क्लियर है। फिर हम बोले सबसे कम शहरीकृत जिले कौन से हैं, तो सबसे कम शहरीकृत जिलों की भी बात कर लेते हैं। सबसे कम, अच्छा यहाँ दिख तो लिखा ही नहीं, देखो ऐसा भी हो जाता है कभी। सबसे कम शहरीकृत जिले, सबसे कम शहरीकृत जिले जहाँ पर शहरीकरण सबसे कम पाया जाता है, पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना जालोर में मात्र 8% क्या है, शहरीकरण है। पहले नंबर पर है जालोर, यहाँ पर केवल 8.03% शहरी जनसंख्या पाई जाती है। फिर कौन सा है, तो प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ इससे थोड़ा सा ही कम है, 8.27% है। तो फिर प्रतापगढ़ ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ के बाद कौन सा है जी, बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा में भी कोई बहुत ज़्यादा शहरी जनसंख्या नहीं पाई जाती, यहाँ पर लगभग जो है 7% जनसंख्या जो है शहरी पाई जाती है। बांसवाड़ा के बाद फिर बाड़मेर आ गया, डूंगरपुर आ गया। तो बाड़मेर ध्यान रख लेना और डूंगरपुर भी ध्यान रख लेना। तो इसमें तो ज़्यादा 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद आ ही जाएगा, सारे है ही ऐसे, ठीक है। तो जालोर पहले नंबर पर है। अगर पूछे सबसे ज़्यादा शहरीकृत जिला, कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। सबसे कम शहरीकृत जिले जालोर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं ग्रामीण से शहरी और पलायन की स्थिति क्या है। तो गांवों से शहरों की ओर पलायन, तो ग्रामीण से शहरी पलायन, और पलायन होता क्या है, क्यों होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था भाई। या तो लोग देखो शादियों के लिए आते हैं, या फिर लोग क्या है काम की तलाश में आते हैं। और देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष तो ज़्यादातर किसके लिए आता है, काम के लिए, और महिलाएं बेचारी शादियाँ कर करके आ जाती है, ठीक है। तो ग्रामीण से शहरी और की ओर जो पलायन होता है, या तो ब्याह लाव है, या तो कहते हैं नौकरी, या तो छोकरी, दो ही चीज़ें लेके आती है, ठीक है। तो महिलाएं तो आती है शादी के कारण, ठीक है, जहाँ तू जहाँ चलेगा वो भी चल देती है बेचारी, ठीक है। और पुरुष जो होते हैं वो जॉब के लिए आते हैं। और 2011 की जनसंख्या की बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है लगभग 794 लाख व्यक्ति, और राजस्थान में 32 लाख व्यक्तियों ने क्या किया, गांवों से शहरों की ओर पलायन किया। तो कितने आपको ध्यान रखने हैं, तो राजस्थान के लिए ध्यान रखना कितना जी, आप 32 लाख। तो इसमें तो दो भारत के लिए बात कर लेते हैं और राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में तो मात्र और मात्र 32 लाख जो लोग हैं वो भाई 2011 में गांवों से शहर की ओर आए थे। शहर और राष्ट्रीय स्तर पर कितने आए थे, तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा आए थे, और ये थे 794 लाख, और ये आए थे 2011 में। तो पलायन की स्थिति आपको देखनी है भाई, कुल 32 लाख लोग गाँवों से शहरों की ओर आए, ठीक है। उसमें भी अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय स्तर का राजस्थान में कितना है, तो ये अखिल भारतीय का 4% है। ये अखिल भारतीय का 4% है, अखिल भारतीय का 4% है। ये भी एक डेटा याद रख लेना अगर स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए। अब कुछ प्लान करने वाले जो पुरुष हैं वो जॉब के, कुछ महिलाएं शादी के कारण, लेकिन इतना डेटा याद नहीं करना है। क्या क्या याद करेंगे हम, नहीं करेंगे, सिर्फ हम डालेंगे 32 लाख लोग जो है क्या करे हैं, वो गाँव से शहर की ओर आए हैं, और जो अखिल भारतीय का कितना है 4% है, यही हमें ध्यान रखना है। फिर राजस्थान में अगर शहरों में आवास की स्थिति की बात कर लेते हैं तो इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। हमेशा एक ही आ रहा है कितने दिनों से इकोनॉमिक सर्वे में, शहरी आवासों की स्थिति, आवासों
की स्थिति। और शहरी आवास की जो स्थिति है उसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहली जो है वो अवस्था कौन सी है, तो भैया जीर्ण शीर्ण। तो पहली है जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण। दूसरी है जी रहने योग्य, कि भाई रह सकते हो। और तीसरी क्या है जी, ये तो बढ़िया है, यही रहेंगे हम तो, अच्छी। अच्छा या अच्छी अपने हिसाब से कर लेना। अगर हम बात करें जीर्ण शीर्ण अवस्था की, तो 2011 की हम 3 श्रेणियों में से वर्गीकृत करते हैं। 3 श्रेणियों में अगर आप बात करो तो राजस्थान में जो है 68.9% अच्छी स्थिति वाले घर हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कौन से हैं, फिर रहने योग्य है, और फिर कौन से हैं, तो जीर्ण शीर्ण है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जो भी आधे से अधिक शहरी घरों की स्थिति अच्छे में वर्गीकृत की गई है, तो वो कितनी है, वो है आपकी 68.9%। कितनी है जी, 68.98%। फिर बोल ले जी रहने योग्य कितने हैं, तो रहने योग्य कितने हैं, तो वो है 29.3%। रहने योग्य हैं 29.3%। और बिल्कुल जीर्ण शीर्ण जो जर्जर हुए पड़े हैं वो कितने हैं, 1.8%। और न्यूज़पेपर में पढ़ते नहीं कि पुराने जयपुर में तो बहुत बार आता रहता है कि पुरानी सिटी के लोग जो हैं वो क्या हो रहे हैं, घर ढह गया, मकान ढह गया क्योंकि बहुत पुराना था। फिर आती है कि झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों की स्थिति क्या है। तो पहले तो ये समझो बस्तियां होती क्या, बस्तियां ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि सरकार द्वारा कानूनी रूप से अधिकृत किए जाते हैं, अधिसूचित किए जाते हैं। ऐसे नहीं किसी को बस्ती बोल दोगे, ऐसे सभी क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा या किसी भी यूटी के द्वारा, कानून के द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं कि भैया ये बस्तियां हैं, ठीक है। या फिर ऐसे सभी क्षेत्र जिनकी पहचान राज्य सरकार या केंद्र सरकार बस्ती के रूप में करती है, लेकिन उन्हें अधिसूचित नहीं करती। तो कुछ तो अधिसूचित करती है, कुछ को अधिसूचित नहीं करती है। वे सारे घने क्षेत्र जिनमें कम से कम 300 की जनसंख्या रहती है और 60-70 परिवार रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी, बस्ती कहते हैं। यानी आप सोचो कि 300 फैमिली, 300 की जनसंख्या और 60-70 परिवार जहाँ रहते हो, या ऐसे आवासीय समूह जो पूरी तरीके से अनियोजित रूप से बसे हुए हो। आप देख लो ना, जालाना में चले जाओ, कच्ची बस्ती है पूरी, ठीक है। मतलब एक एक घर में ऊपर इतनी सी जगह में कितनी डेंसिटी देखिए वहाँ का है, ना पानी पीने का, ना प्रकाश, ना स्वच्छ, ना वायु, ना कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग रह रहे हैं क्योंकि वो क्या कहलाती है, कच्ची बस्तियां कहलाती हैं। और राजस्थान की कुल आबादी में यदि हम बात करें तो झुग्गियों में रहने वाली आबादी है 20 लाख के करीब, ठीक है। तो ये 2011 का डेटा है कि 2011 में के अनुसार राजस्थान की कुल आबादी में 20 लाख, और एग्जैक्ट अगर डेटा देखो, एग्जैक्ट डेटा तो पूछा नहीं जाता है और ना इतना याद रहता है, लाख लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं जी, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो ये सब कहाँ रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं 20 लाख लोग। और अगर हम बात करें तो पूरी कुल शहरी आबादी का ये कितना है, 12.13% है। तो शहरी आबादी का कितना है, तो ये भाई शहरी आबादी का 12.13% है, 12.13% है। ये भी ध्यान रख लेना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा कच्ची बस्तियाँ जयपुर नगर निगम में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या जयपुर में है 3 लाख के करीब। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि अकेले ही 15% है, ठीक है। तो जयपुर नगर निगम में जो कुल जनसंख्या है उसका 10% तो झुग्गी झोपड़ियों में ही रहता है। तो सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ कहाँ हैं, अगर ये भी पूछ लिया जाए तो भाई झुग्गी झोपड़ियों में बात कर लेना। तो सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ जो है वो देखो जयपुर में, कहाँ पर है जी, जयपुर में, ठीक है। तो जयपुर में सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ, फिर कहाँ पर है, कोटा, फिर जोधपुर, मतलब वही जहाँ पर शहर है कोटा। अब गांव में तो जाके कोई क्या ही झुग्गी झोपड़ी बनाएगा, हमारा सिक्कर में कोई को नहीं बना, सब यही बनाते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी जगह है ही नहीं। तो जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जहाँ जहाँ नगर निगम है, उदयपुर, वहाँ सब पर क्या है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। प्रश्न नहीं पूछा जाता, अब तक तो पूछा नहीं गया है, अब पूछ ले तो पूछ ले। शहर की कुल आबादी में सबसे
अधिक कच्ची बस्तियों वाली निवासी कहाँ पाए जाते हैं, तो पीलीबंगा में पाए जाते हैं। पीलीबंगा में 74% जो है वो कच्ची बस्ती के निवासी हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना। वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में भैया 5-6 बार से आ रहा है तो पूछा जा सकता है। पीलीबंगा है कहाँ जी, तो ये भी ध्यान रख लेना, हनुमानगढ़ में है। और यहाँ पर शहर की कुल आबादी में सबसे अधिक कच्ची बस्तियां निवास करती है पीलीबंगा में। उसके बाद जहाजपुर ध्यान रख लेना, और फिर केसरी सिंहपुरा भी ध्यान रख लेना। तो ये 2-3 जगह आपको ध्यान रखनी है, एक पीलीबंगा और एक जहाजपुर। केसरी सिंहपुरा ये क्या है, जहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, कच्ची बस्तियां शहर की कुल आबादी की यहाँ पर निवास करती है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात कर ली हमने कि ये शहरों में भाई लिंग अनुपात इतना है, साक्षरता इतनी है, कच्ची बस्तियां इतनी है, 1 लाख से ज़्यादा, फिर इनके विकास के लिए भी कुछ कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं ना। तो वो पता है हम कि अब शहरी विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमने डेटाज पढ़ा सिर्फ। अब हम बात कर लेते हैं शहरी विकास के बारे में। यहाँ हर लाइन आपको क्वेश्चन देगी। पहले तो ये बता दूं कि राज्य में विकास प्राधिकरण, शहरी न्यास, राजस्थान आवासन मंडल यानी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम, ठीक है, जयपुर मेट्रो, ये सब किस लिए गठित की गई है कि भाई जितनी भी हमारी शहरी आबादी है उनका विकास हो सके। तो राज्य में कितने विकास प्राधिकरण हैं, तो भाई आपको विकास प्राधिकरण ध्यान रखने हैं 7। तो हमारे पास डेवलपमेंट अथॉरिटी कितनी है, विकास प्राधिकरण कितने हैं, तो 7 आपको ध्यान रखना है। आप बोलेंगे मैडम 7 कौन से, हमें तो 3 ही पता थे। बिल्कुल आपको 3 पता थे, और भी तो याद करेंगे, नए भी तो बन रहे हैं, ठीक है। 3 कौन से थे, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, ये 3 तो आपको याद थे। अब कौन से बन गए जी, तो प्लस और जोड़ लो जी। कौन कौन से जोड़ेंगे, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। तो कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, तो हो गए ना 7। चलो जी, ये 7 आपको जेडीए ध्यान रखने हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हमारे यहाँ शहरी न्यास कितने हैं, तो शहरी न्यास भी ध्यान रखना। तो शहरी न्यास है 10। शहरी न्यास कितने हैं, 10 हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पूछा जा सकता है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इजी है और बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते। 10 कौन से हैं जी, तो अलवर, आबू, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, पाली, श्रीगंगानगर, सीकर, सवाई माधोपुर। तो भैया हमारा भी शहरी न्यासी है। एक राजस्थान आवासन मंडल है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, एक जयपुर मेट्रो चली रही है जिसमें अपन चलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि विकास के लिए काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग चरण में जो है विकास प्राधिकरण क्या क्या काम करते हैं, इनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, अभी तक नहीं पूछा गया है। हाँ, जयपुर मेट्रो को हम पढ़ लेते हैं, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो जयपुर मेट्रो, और इससे पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में, जयपुर मेट्रो की बात कर लेते हैं। अभी देखो जयपुर मेट्रो के कई सारे फेजेज हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको 1D तक ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला तो ध्यान रखना है चरण 1। चरण 1, अब इस 1 में भी बहुत सारे हैं, A, B, C और D। मैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ जैसे आपको याद हो। ये तो चरण 1 के ही है, ठीक है। तो चरण 1 आपको ध्यान रखना है। फिर आ गया आपका चरण 2। तो एक तो हो गया चरण 1 के 4 फेज, और फिर आपको चरण 2 भी यहाँ याद रखना है। तो 2 चरणों में अभी चलिए। पहली जो सबसे पहले शुरू हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो भैया मानसरोवर से चांदपोल। चांदपोल से मानसरोवर मत कर देना, उल्टा मत चला देना। कब से चली, तो ये चली भाई मानसरोवर से चांदपोल, मानसरोवर से चांदपोल। अब ये मत बोलना मैडम जिससे तो लिखा ही नहीं, आप लिख लेना, ठीक है। तो मानसरोवर से चांदपोल चली। कब इसका संचालन शुरू हुआ ये भी ध्यान रखना है, और किसके द्वारा वित्त पोषण किया, ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये चली थी 3 जून 2015 को, और किसकी फंडिंग थी, पूर्णतः राज्य पोषित थी। पूर्णतः किसकी थी, राज्य पोषित थी, ये भी ध्यान रखना है। राज्य वित्त पोषित थी, राज्य
वित्त पोषित योजना थी, यानी किसी ने कोई फंडिंग नहीं, हमारे ही पैसे से बनी है ये वाली। दूसरा भाई चांदपोल तक तो बन चुकी थी, अब हम अगले को ले जाएंगे चांदपोल से बड़ी चौपड़, कि भाई चलो चांदपोल से बड़ी चौपड़ चलते हैं। तो अगली को हम ले गए चांदपोल से बड़ी चौपड़। और ये चांदपोल से जो बड़ी चौपड़ है वो कब शुरू हुई, तो ये हुई थी भैया कोरोना का शिकार, ठीक है। तो ये चली जी 13 सितंबर 2020, तो 23 सितंबर 2020 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये चढ़ गई थी कोरोना की बेट, क्योंकि बैठा ही नहीं कोई, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने किलोमीटर की चली, 2.10% की, 0.21 किलोमीटर, यानी 2.1 किलोमीटर ये चली थी। किसने फंडिंग की थी, तो भैया दो लोगों ने काम किया था, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक था और एक फिर भैया सरकार तो देगी ही देगी, तो दोनों ने मिलकर इसके लिए काम किया था। 810 करोड़ तो जो दिए थे वो एडीबी ने दिए थे, और बाकी जो है वो किसने दिए थे, राजस्थान सरकार ने दिए थे। तीसरी की बात कर लेते हैं, और तीसरी चली भाई जो बड़ी चौपड़ से चलेगी कहाँ तक, ट्रांसपोर्ट नगर। चली नहीं है, ये चलेगी बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, चली नहीं है बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर। मैं अगेन बोल रही हूँ चली नहीं है, अभी चलेगी। तो इसमें मैं संचालित लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। इसकी डीपीआर तैयार हो गई है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी किसकी योजना है, ये भी जो है वो राज्य सरकार ही वित्त पोषित करेगी। तो अभी चली नहीं है, इसलिए कोई नहीं है, सिर्फ डीपीआर तैयार हुई है दिल्ली मेट्रो रेल के द्वारा। फिर चौथा चरण जो है वो मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड तक, ये चलेगा मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड। जो अजमेर की बसें लगती है ना, आरपीएससी इंटरव्यू देने जाओगे ना तब देख लेना, है ना, तो वहाँ पर आपकी बसें लगती है अजमेर की, वहाँ से चलती है। इसके लिए भी डीपीआर तैयार हो गया है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने डीपीआर तैयार कर दिया है। यह परियोजना वर्तमान में सरकार के द्वारा ही अनुमोदित है, सरकार के द्वारा ही वित्त पोषित है, यानी कोई फंडिंग नहीं कर रहा है। दूसरा चरण जो होगा वो अभी प्रस्तावित है, और वो है वो पहला बहुत पहले से चल रहा था कि भैया सीतापुरा से विद्याधर नगर। अभी तक तो देखो अंबाबाड़ी कर रहे थे, पहले जो सुनने में आया था कि भाई सीतापुरा से अंबाबाड़ी चलेगी इस बार, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में विद्याधर नगर लिखा है, तो विद्याधर नगर ध्यान रखना है। ये जो है 14,000 करोड़ की लागत से बनेगी, और अभी इस पर कुछ भी नहीं हुआ है। एक जो है इसमें जॉइंट वेंचर बनेगा, ठीक है, उसकी बात चल रही है। तो इसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार एक जॉइंट वेंचर बनाएगी, उसके थ्रू ये शुरू करेगी, ठीक है। जेडीए के सातों जेडीए के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है, चलो अगला आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना रेरा के बारे में। अभी तक तो कोई प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया है, पिछले 4 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है पूछा जाए। क्या है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ राजस्थान। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है, रेरा। और देखो रेरा का काम क्या है, अगर आपसे ये पूछ ले तो ये जितने भी आपके रियल इस्टेट के प्रमोटर्स हैं, बिल्डर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उनके हितों की रक्षा करती है। रियल इस्टेट में क्या होता है, जैसे किसी ने फ्लैट वगैरह बनाए, कोई रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनाया, अब उनके जो हितधारक है, जो बेनिफिशरीज हैं, उनको कोई भी दिक्कत आती है तो उन दिक्कत के सॉल्यूशन के लिए ये बैठा होता है कौन, रेरा एक्ट काम करता है। और राजस्थान ने 6 मार्च 2019 को राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और रियल इस्टेट ट्रिब्यूनल का भी गठन किया। तो ये आपके लिए एक प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान में जो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई। तो ये अगर हम बात करें कि राजस्थान रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी प्लस, और क्या, यहाँ पर एक ट्रिब्यूनल की भी बात करेंगे। ट्रिब्यूनल क्या है, रियल इस्टेट एपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये क्या है, रियल इस्टेट एपीलेट
ट्रिब्यूनल, अपीलीय प्राधिकरण, एपीलेट ट्रिब्यूनल यानी अपीलीय, और ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है? न्यायाधिकरण, जो न्याय के काम करता है। ठीक है, न्यायाधिकरण का गठन हुआ, न्यायाधिकरण का गठन किया गया। अब इस गठन की डेट आपसे पूछी जा सकती है, वन डे एग्जाम में पूछी जा सकती है, और वो क्या है? 6 मार्च 2019। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हो सकता है एग्जामिनर कोई प्रश्न फ्रेम कर ले, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। इनकी कई सारी योजनाएं हैं। रेरा पे जो भी प्रोजेक्ट बनेगा उस सबको रेरा पे रजिस्टर्ड करना होगा। रेरा की जो भी नॉर्म्स होते हैं, पार्किंग नॉर्म्स है, चीज़ें हैं, उनको फॉलो भी करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आवास के बारे में बात करते हैं, और आवास के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्था आपको ध्यान रखनी है। और आवास के लिए क्या है? तो आवास के लिए काम करती है राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान आवासन मंडल, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का जो गठन है वो किया गया था 24 फरवरी 1970। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है 24 फरवरी 1970 में इसका गठन हुआ था। और ये क्या है? तो भैया ये जो है एक स्वायत्त शासी संस्था है। स्वायत्त शासी संस्था के रूप में क्या काम करती है? ये लोगों को क्या करती है? किफ़ायती आवास प्रदान करती है, यानी राज्य में आवास संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करती है। राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उसके लिए उपाय सुझाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वह उनके लिए उपाय भी सुझाती है कि भाई ये और इसलिए जो है हाँ, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड पिछले 2-3 सालों में बहुत चर्चा में है, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया है। कई सारे इनिशिएटिव इसके द्वारा लाए गए हैं, कई सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है इसके द्वारा लाए गए हैं, और इन सारे प्रोजेक्ट्स में जो है इसको कई सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे, स्कॉच अवार्ड वगैरह पिछले साल। तो आपको ध्यान रखना है। देखो जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर में जो चौपाटी है, ठीक है, वो इसने बनाई है। मानसरोवर चौपाटी, प्रतापनगर में चौपाटी है, कई सारे घरों का निर्माण किया है। जो गंगा मार्ग है उसका जीर्णोद्धार किया है। ठीक है, इसके अलावा कई जो है मीडियम इनकम ग्रुप या जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए घर बनाने का भी काम इसके द्वारा किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो और भी कई सारे क्षेत्रों में इसने काम किया है, तो वो हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या इनिशिएटिव जो है इसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नगर नियोजन भी किया जा रहा है। नगर नियोजन का काम कौन करता है? तो भैया नगर नियोजन का काम करता है जेडीए। और आपको लगेगा कि जयपुर जेडीए का गठन किया गया था 1984 में, ये इंटरव्यू में पूछ लिया गया। अब ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ जो नगर नियोजन का काम है उसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड है, जो कि क्या करता है? क्षेत्रीय योजनाओं के लिए काम करता है। और राजस्थान में नगर नियोजन का उद्देश्य ये हो रहा है कि भैया जो तेज़ी से हम जो शहरीकरण बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से लोगों को अच्छे आवास, उनको जीवन की गुणवत्ता, उन्हें अच्छी चीज़ें वगैरह यहाँ पर प्रदान की जाए। और उसके लिए कई सारे प्लान्स बनाए जाते हैं, जैसे मास्टर प्लान। ठीक है, तो आप मास्टर प्लान ध्यान रखना, क्योंकि पूछ लिया जाएगा कि मास्टर प्लान कितने सालों के लिए। तो मास्टर प्लान की यदि हम बात करें तो मास्टर प्लान होता क्या है? तो मास्टर प्लान जो है बेसिकली किसी भी शहर के विकास के लिए एक पूरा मास्टर प्लान तैयार किया जाता है आगे आने वाले 20 सालों को सोचते हुए, कि आगे के 20 साल बाद इस नगर की जनसंख्या क्या होगी, कितनी होगी, उसके हिसाब से एक मास्टर प्लान बनाया जाता है। वो आपको ध्यान रखना है। तो आगे के 20 वर्षों के विकास दृष्टिकोण के अनुरूप किसी भी शहर का मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। तो 20 साल के लिए किया जाएगा कि भाई आगे आने वाले जो 20 साल है उसमें यहाँ पर किस तरीके का कानूनी ढांचा होगा, क्या दृष्टिकोण होगा,
ये सब। और राजस्थान की 200 नगर पालिका शहरों में से 94 के मास्टर प्लान तैयार हो चुके हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना कि 300 नगर पालिकाओं में 194 के मास्टर प्लान तैयार हो चुके हैं, मास्टर प्लान तैयार हो चुके हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ ले तो पता नहीं कुछ भी पूछ सकते हैं। और अभी जो है जयपुर के मास्टर डेवलपमेंट प्लान में चोमू, बगरू, बस्सी ऐसे जो नए शहरी क्षेत्र हैं उनको भी शामिल किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे ये आपका अलवर वाला क्षेत्र है, टपुकड़ा, कोट कासिम, इसे ग्रेटर भिवाड़ी मास्टर प्लान का हिस्सा बनाया गया है। जबकि निमराना, बड़ौद, जो शाहजहाँपुर है, भीलवाड़ी है, इसको भी मास्टर प्लान में डाला गया है। तो कई सारे जो क्षेत्र हैं, जो नए नए शहर बन रहे हैं, उसका अभी क्या किया जा रहा है, मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। 2021 से लेकर 24 की अवधि में राज्य में 106 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। ये भी आपको ध्यान रख लेना कि 21 से 2024 तक राज्य में कितनी नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है, 106। ठीक है, राज्य में 106 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। क्योंकि देखो, अगर इकोनॉमिक सर्वे में अगर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारी जगह है, लेकिन अगर आपको उलझाना ही होगा ना एग्जामिनर को, तो ऐसी लाइन पे भी क्वेश्चन बना देगा। और सबसे बड़ी बात, 106 नगर पालिकाओं का गठन भी किया गया है और उन सबके मास्टर प्लान भी बना दिए गए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर अटकाना चाहेगा तो यहाँ आपको डेफिनेटली अटका देगा। ठीक है, फिर आपको एनसीआर याद रखना है। एनसीआर क्या होता है, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र जो नेशनल कैपिटल के आसपास का क्षेत्र होता है। और इसमें राजस्थान के कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो अलवर, भरतपुर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और डी। ये इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि पहले हमेशा अलवर, भरतपुर ही आता था। अब अभी नए जो ज़िले बने हैं उन 3 जिलों का भी नाम इसमें जोड़ दिया गया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अलवर, भरतपुर है, पहले अलवर में ही आ जाता था, खेरथल, तिजारा। ठीक है, फिर पहले जो है कोटपुतली, बहरोड नहीं होता था, वो भी अलवर में आ जाता था, क्योंकि जयपुर का तो कोटपुतली था। तो कोटपुतली, बहरोड अब नया बन गया, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, पहले डी जो है भरतपुर का था, अब ये अलग। तो 5 अब आएंगे शामिल, आपको ध्यान रखना है। अलवर, भरतपुर, खेरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और डी, ये सभी क्या हैं, तो ये जो है वो अभी एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। और इन जिलों के प्रशासन और स्थानीय निकायों के नियोजन में जो है सारा काम करता है एनसीआर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर जितना भी अर्बन डेवलपमेंट होता है उसके लिए एक शहरी विकास निधि का गठन किया गया, वो किया गया था 25 अगस्त 2021 को। अगर आपसे पूछ लिया जाए, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट, राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड, अर्बन डेवलपमेंट फंड शहरी विकास निधि। और ये जो शहरी विकास निधि है, इसका गठन कब किया गया, अगर 1 लाइनर एग्जाम में टिपिकल पूछा जाए तो पूछा जा सकता है 25 अगस्त 2021। तो ये फैक्ट भी एक बार ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटे। और ये क्या काम करेगा, इसमें कई सारी संस्थाएं ऋण वगैरह प्रदान करेगी और इसके माध्यम से हम आगे के कार्य संचालित करेंगे। फिर एक जो विकास की योजना है वो है स्मार्ट सिटी मिशन। यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि स्मार्ट सिटी में कौन सी सिटी शामिल है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन। और ये भी पिछले 3-4 इकोनॉमिक सर्वे में एज इट इज़ ही आपके दिया हुआ है। और स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, तो आपको पता है कि जून 2025 में शुरू किया गया था कि शहरों को क्या बनाया जाएगा, स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। तो 15 जून 2025 से 15 से शुरू किया गया था। और शहरों को क्या किया जाएगा, बुनियादी ढांचे को अच्छा बनाया जाएगा,
बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा कर स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा, यानी अब शहर नहीं होंगे, क्या होंगे वो अब स्मार्ट सिटी होगी। स्मार्ट सिटी होती क्या होती है? स्मार्ट सिटी स्मार्ट होती है, स्मार्टफोन चलाती है? नहीं। देखो, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य यही है, ऐसे शहरों का विकास हो जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जहाँ पे लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो हाई लेवल का हो, यानी उच्च जीवन गुणवत्ता हो, अच्छा स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण हो, शहरी विकास के लिए अच्छे स्मार्ट समाधान अवेलेबल हो, अच्छी जैसे सार्वजनिक सेवाएं वगैरह हो। तो ये सारी चीज़ें इसके तहत की जाएगी। इसका लक्ष्य ये रखा गया था कि हम क्या करेंगे, 100 शहरों को एज ए स्मार्ट सिटी डेवलप करेंगे। उसके लिए प्रति वर्ष प्रति शहर जो है 100 करोड़ रुपए का अनुदान देंगे। तो ये भी ध्यान रख लेना कि 100 शहर चयनित किए जाएंगे, और 100 जो शहर चयनित किए जाएंगे उनमें हम क्या करेंगे, तो भैया 100 करोड़ रुपए जो है प्रति वर्ष इनको प्रदान किए जाएंगे। और ये भी ध्यान रख लेना कि इसमें राजस्थान के कितने शहर हैं, तो राजस्थान के कुल जो है 4 शहर इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें से भी राज्य या यूएलबी लोकल आपकी बॉडीज़ होती है, अर्बन बॉडीज़, वो भी क्या करेगी, अपना हैंड देंगी। इसके लिए एक ट्रिक हमेशा से बताती हूँ, और ट्रिक क्या है जी भाई, काजू खा लो। स्मार्ट शहर क्या खाते हैं जी, काजू खाते हैं। तो काजू में कोटा आपको ध्यान रखना है, ए से अजमेर आपको ध्यान रखना है, जे से जयपुर आपको ध्यान रखना है, और यू से जो है उदयपुर आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके क्या हो गए भाई, 4 स्मार्ट सिटी हो गई। और स्मार्ट सिटी काजू खाती है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अपने को प्रश्न जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना, राजस्थान में 4 स्मार्ट सिटीज़ हैं काजू, ठीक है। और इसमें आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पार्क बनाएंगे, ओपन एयर जिम बनाएंगे, अग्निशमन अच्छी होगी, सड़कें स्मार्ट होगी, शौचालय होंगे, सार्वजनिक परिवहन बहुत अच्छा होगा। ये सब चीज़ें आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। एक आपको ध्यान रखना है अमृत, क्योंकि अमृत जो है करंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अभी आया था, और साथ ही आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन है। तो ये भी सब शहरी क्षेत्र के मिशन है अमृत। और देखो, अगर आप यूआरओ का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो वहाँ पर ये सारी योजनाएं, मुख्य 6 योजनाएं शामिल थी, ठीक है। तो अमृत क्या है? अमृत है अटल नवीकरणीय व शहरी रूपांतरण योजना, और इसका अभी शुरू हुआ है दूसरा वर्जन, यानी 2.0। तो अमृत 2.0 भी आपको ध्यान रखना है। और अगर यूआरओ की तैयारी कर रहे हो तो पार्ट बी में ये 6 योजनाओं में आपको विशेष रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, आपको जो है अटल शहर बनाएंगे, और अटल शहरों में आपको ध्यान रखना है कि सीवरेज के काम कराए जाएंगे, स्थानीय निकायों के द्वारा जलापूर्ति के काम कराएंगे, जल निकायों के काम कराए जाएंगे, और वहाँ इसे बहुत डिटेल से दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन सा है, तो ये क्या है, ये आपका है अमृत। तो अमृत आपको जो है विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो अमृत आपको पूछा जा सकता है, तो अमृत आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अमृत से आपके जो है प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। और मैं बता दूँ, देखो कि यूआरओ के लिए ये जो योजना है ना, बहुत डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, बहुत डिटेल से। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अभी तो इतना सा पढ़ लेते हैं, तो ऐसा काम चलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, बहुत डिटेल से ये पढ़नी पड़ेगी। और इन सारे कार्यों के लिए अमृत 2.0 के तहत जो है जन अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से इनका क्रियान्वयन किया जाएगा। तो अमृत 2.0 का क्रियान्वयन किसके तहत किया जा रहा है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। एक जो योजना है वो है एलईडी लाइट योजना, ठीक है। तो वो कौन सी है, एलईडी लाइट योजना। देखो, एलईडी लाइट योजना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि जो रोड स्ट्रीट लाइट्स होती हैं
उनको लगाया जाता है। किस लिए? जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनमें ऊर्जा को बचत करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट। उस एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट का मतलब ये था कि सड़कों पर रोशनी रहे और जो विद्युत का उपभोग हो वो भी कम हो, बिजली की लाइट भी कम आए। तो भैया हमने क्या किया था, हमने एलईडी लाइटें लगा दी थी। कितने निकायों में? तो 191 निकायों में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 191 निकायों में, नगरीय निकायों में एलईडी लाइट्स लग चुकी हैं। एलईडी लाइट्स आपकी क्या हो गई हैं? लग चुकी हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एलईडी लाइट भी पूछ ले गलती से कि अगर हमारे को पता ही नहीं है कि भाई कुछ भी एग्जामिनर को पूछना है तो 12 लाख एलईडी लाइट्स इसके तहत लगाई गई है। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए एलईडी लाइट की संख्या भी एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा अगर पूछ ले तो ध्यान रखना 12 लाख के करीब लगाई गई थी। फिर आपको ध्यान रखना है स्वच्छ भारत मिशन। अब आप बोलोगे स्वच्छ भारत मिशन के तो 2 घटक हैं। बिल्कुल जी, 2 घटक है स्वच्छ भारत मिशन के। कौन से घटक हैं? एक है शहरी और एक है ग्रामीण। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे जी? तो हम शहरी की बात करेंगे, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं शहरी की। इसका उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक भागीदारी से माध्यम से हम शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, शहरों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, स्वच्छता को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। किसके तहत? भाई आपके स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था। गांधी जी याद होंगे अब आपको, सब जगह लोग ना झाड़ुए ले लेके फ़ोटो खिंचा रहे थे और स्वच्छता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। इसके जो है 3 मुख्य घटक होते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें एक तो आपको जान रखते हैं व्यक्तिगत शौचालय पे बात करते हैं कि भाई घर घर में शौचालय होना चाहिए। एक क्या बात करते हैं, एक इसमें बोलते हैं भाई सामुदायिक शौचालय होना चाहिए, यानी कम्युनिटी जो है उसके लिए जो हमें सड़कों पे सुलभ शौचालय होते हैं वो होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी होना चाहिए कि जो भी सॉलिड वेस्ट निकल रहा है उसका कंपोजिशन तो ठीक हो, उसको मैनेज तो करो। तो प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर ये योजना केंद्रित है। अभी हम बात करें तो राजस्थान के सभी शहरों को, जितने भी स्थानीय निकाय हैं उन सबको ODF घोषित कर दिया गया है, शौचालय मुक्त, खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। इसका शुरू हुआ अब 2.0 वर्जन। 2.0 वर्जन कब से हुआ? अक्टूबर 2021 से। तो इसका 2.0 और ये कब से हुआ? तो ये हुआ अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुआ। एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कब हुआ? अक्टूबर 2021 से हुआ। 5 साल के लिए लॉन्च किया गया और इसमें बोला गया वही शौचालय निर्माण करेंगे व्यक्तिगत पे और सार्वजनिक या सामुदायिक स्तर पर, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करेंगे, जल प्रबंधन भी करेंगे। इसमें शिक्षा, प्रबंधन, संचार, क्षमता निर्माण, कई सारी चीज़ें शामिल कर ली गई। तो ज़्यादा कुछ याद करना नहीं है, सिर्फ आपको इसकी लॉन्च की डेट आपको ध्यान रखनी है, वहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये 5 वर्ष की अवधि के लिए था, इतना ही आपके लिए ध्यान में रखने का है। बाकी इसमें ध्यान रखने का अभी ये तो सारे हैं ही हैं, इसके अलावा सूचना भी इसमें आ जाएगी, पता नहीं कौन सी सूचना ये देंगे, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा, संचार, शिक्षा आ जाएगा इसी में और संचार भी डाल देंगे, ये इसी में क्षमता निर्माण भी कर देंगे। तो ये सारे घटक इनमें और जोड़ दिए गए हैं पुरानी वाली में ही, और इसका नाम 2.0 कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, ये इंपॉर्टेंट है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, और जिसका पहले नाम क्या था जी? इंदिरा रसोई योजना। तो पिछली बार तक तो हम जी इंदिरा रसोई योजना ही पढ़ रहे थे, इस बार श्री अन्नपूर्णा योजना हो गया। उसकी संकल्पना थी कोई भूखा न सोए, और इसकी है लक्ष्य अंत्योदय, पण अंत्योदय और पथ अंत्योदय। तो लक्ष्य अंत्योदय जो अंत में बैठा है उसका उदय, अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय, ये इसकी संकल्पना है। और देखो जब इंदिरा रसोई योजना आई थी ना, तो मतलब प्री में ही एक साथ 2-2, 3-3 क्वेश्चन उससे
पूछ लिए गए थे। और ये जो योजना है वो कहाँ चल रही है, वर्तमान में शहरी निकायों में चल रही है। 240 शहरी निकायों में 1000 रसोइयाँ चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 2-3 चीज़ें देखो, एक एक करके सीक्वेंस से याद करोगे तो याद हो जाएगी। निकाय कितने जी, 240 नगरीय निकाय, नगरीय निकाय, बिल्कुल जी। कितनी रसोइयाँ जी, तो उसमें 1000 रसोइयाँ। कितनी रसोइयाँ हैं, 1000 रसोइयाँ। क्या मिलता है इनमें, खाना ही मिलता है सुबह शाम का, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखा। कितना व्यय हो रहा है प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष व्यय भी पूछ ले तो ध्यान रख लेना भाई 250 करोड़ प्रतिवर्ष व्यय हो रहा है, ठीक है जी। कितनी थालियां हम परोस रहे हैं एक साल में, तो आप ध्यान रख लेना 921 करोड़ थालियां प्रतिवर्ष, थालियां प्रति वर्ष परोसी जा रही है। तो एक ही लाइन में सारे डेटा आपको याद हो गए। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई इसकी कीमत कितनी है, तो इसकी जो कीमत है वो है मात्र 8 रुपये जी, बिल्कुल। तो 8 रुपये में खाना मिल जाता है, बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये रियायती लागत पर शुद्ध पौष्टिक गुणवत्ता युक्त भोजन मिल जाता है। तो इसमें सरकार को 8 रुपये में नहीं पड़ती है, सरकार को पड़ती है भाई 30 रुपये में। तो कितनी है, तो कुल लागत 30 रुपये है, 8 रुपये जनता देगी, और कौन देगा जी, तो राज्य सरकार देगी ना। तो 22 रुपये राज्य सरकार द्वारा अनुदान, राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो भाई 22 रुपये सरकार दे देती है, 8 रुपये वो दे देता है, 30 रुपये में थाली पड़ जाती है। खाना क्या है जी, ज़्यादा कुछ खाना नहीं होता इसमें, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, इसमें दाल चावल चपाती पापड़ अचार ये सब होता है। अब कितना ग्राम होता है, 650 ग्राम होता है। मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, फिर भी पूछा जाए तो भाई देखो अब इतना तो आप भी और मैं भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगला जो है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, देखो इतना अगर याद करेंगे ना कि थाली में कितना पापड़ कितना ग्राम, तो फिर तो देखो चलने वाला काम नहीं है। आवास योजना फिर मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे तो ऐसा बना रहे हैं, ये तो एक अलग ही बात होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के भी 2 घटक है, ग्रामीण और शहरी। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं जी, बिल्कुल शहरी की ही बात कर रहे हैं। तो शहरी की बात कर लेते हैं। शहरी वाले का उद्देश्य क्या है कि भाई जो बेघर है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, निम्न वर्ग है, उनके लोगों को किफ़ायती आवास दिलाना। तो 3-4 वर्ड्स आप ध्यान रखना, क्योंकि वर्ड से ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक तो बेघर, आर्थिक रूप से कमजोर, जो आर्थिक रूप से क्या है, बहुत कमजोर वर्ग है। कमजोर वर्ग किसको माना गया है भैया, जिनकी 3 लाख रुपए वार्षिक 3 लाख रुपए वार्षिक आय है, उनको हम कमजोर मान रहे हैं। फिर हम मान रहे हैं एक निम्न आय वर्ग, निम्न लो इनकम ग्रुप, ठीक है। और नो इनकम ग्रुप कौन सा है भैया, जो 3 से 6 वाला है, ठीक है। आय वर्ग जो कि क्या है, 3 से 6 लाख वार्षिक आय वर्ग, वार्षिक आय वाला वर्ग। और भी कोई शामिल है क्या, नहीं जी यही शामिल है। और इनको क्या दिया जाएगा, इन सबको दिया जाएगा किफ़ायती आवास। क्या दिया जाएगा जी, किफ़ायती आवास इन सबको प्रदान किया जाएगा। किफ़ायती आवास के लिए करेंगे क्या, तो भैया सरकार ने जो है वो दी है अनुमति। कितने आवासों की अनुमति दी है सरकार ने, तो सरकार ने इसके लिए कुल 2,88,550 आवासों की अनुमति दी है। हमें इतना ध्यान नहीं रखना है, हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है सरकार इसके द्वारा क्या देती है, अनुदान भी देती है। और अनुदान के द्वारा इसके कई सारे घटक हैं। हाँ, अगर आप ईओआरओ की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर योजनाओं में बहुत डिटेल से एक एक डेटा को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है, राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि की राजस्थान में सुव्यवस्थित, सुरक्षित, प्रदूषण रहित शहरी यातायात प्रबंधन के लिए राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि का गठन किया गया था 2011 में, जो यातायात प्रबंधन से संबंधित सारे कार्य करती है। इससे ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। राज्य में 9 रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज भी बने हुए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना
है। फिर क्या ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट योजना जो नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। गारंटी योजना, आपको पता है कि एक योजना चलती है मनरेगा। मनरेगा जो होती है वो शहरों गाँव में रोजगार देती है। फिर बात ये हुई कि गाँव में क्यों रोजगार चाहिए, शहरों में रोजगार नहीं चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। तो शहरों में रोजगार देने के लिए ये योजना शुरू की गई और इसमें ये बोला गया कि भाई जो भी 18 से 60 वर्ष के, किनको 18 से 60 वर्ष के क्या होंगे? सदस्यों को अकुशल श्रम के व्यक्तियों को, युवा तो बोल नहीं सकते, को अकुशल श्रम यानी बहुत स्किल्ड नहीं होना चाहिए, अकुशल श्रम की बात कर रहे हैं, रोजगार प्रदान करके आर्थिक सहायता दी जाएगी। अकुशल श्रम में रोजगार द्वारा शहरी, देखो शहरी ज़रूर लिखना क्योंकि अगर शहरी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। शहरी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो पहले तो अकुशल श्रम आपको ध्यान रखना है। इसके लिए क्या होगा? सिंपल सा प्रोसेस है कि कोई भी आपका जन आधार लेके जाओ, उसके बाद आपका फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको जॉब कार्ड मिल जाएगा, जॉब कार्ड के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। पहले इसमें 100 दिन का दिया जाता था, 23-24 में जो है वो कितने 100 से 125 कर दिया। तो पूर्व में 100 दिन था, 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा, लेकिन 23-24 से इसे बढ़ाकर 100 से क्या कर दिया गया? 100 से 125 दिवस कर दिया गया। यानी 125 दिवस का जो है रोजगार इसके तहत प्रदान किया जाएगा। काम वही है, कुछ भी काम करा सकती है सरकार। इसमें एक चीज़ जो विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि इसमें 80% से अधिक मजदूर महिलाएं हैं, जो योजनाओं में महिला सशक्तिकरण को भी ध्यान देती है। तो अगर महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछ ले तो भी ध्यान रख लेना कि महिला सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण है। क्यों उदाहरण है? क्योंकि इसमें 80% से अधिक मजदूर महिलाएं हैं। यानी 100 में से 80 से ज़्यादा मजदूर महिलाएं हैं। तो महिलाएं जब इसमें मजदूरी करेगी तो उनका क्या होगा? आर्थिक रूप से सशक्तिकरण भी होगा। शहरों से संबंधित कई सारी योजनाएं जिनके बारे में हम ऑलरेडी बाह्य सहायतित योजनाओं में बात कर चुके हैं। राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास योजना, जिसमें पाली, झुंझुनू, गंगानगर, टोंक, इनमें सीवरेज व जलापूर्ति का कार्य किया जाएगा। यानी कुल 12 शहरों में काम किया जाएगा और इस योजना के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बाह्य सहायतित योजनाओं में, आपको पता ही है। तो उनको एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ पर हम और अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इनको ध्यान रखिएगा। फिर हमने एक बात की थी इसी योजनाओं के ट्रेंच 4 की, उसमें वही था कि जितने भी शहर हैं तो 13 शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज, इन सब के काम किए जाएंगे। इसी का ट्रेंच 2 भी था जिसके बारे में भी हमने वहाँ पर बात की थी। तो ये इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा और ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिटेल से बात कर भी ली है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी, वो है आपकी कि जन भागीदारी से भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है, वो एक और योजना है दीनदयाल शहरी ग्रामीण आजीविका योजना। उससे बारे में देखिए, अब तक तो प्रश्न नहीं पूछा गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि शहरी विकास में ये हमारी एक तरीके से अंतिम योजना है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका, राष्ट्रीय शहरी आजीविका, आजीविका होता है लाइवलीहुड, ठीक है, जीवन संचालन
के लिए मिशन, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रख लेना कि ये राजस्थान के 213 शहरी निकायों में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इतना ही आपसे पूछा जाएगा कि यह राजस्थान के 213, ठीक है, और कहाँ पर चल रहा है, शहरी क्षेत्र का है, तो शहरी स्थानीय निकायों में क्रियान्वित किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आपसे हो सकता है ये एक फैक्ट पूछ ले। बाकी इसके बहुत सारे घटक हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं देखो EORO की, तो वहाँ पर ये सारे घटक आपसे पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि पूछे जाएंगे। वहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे स्वयं सहायता समूह का गठन, स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड, स्वरोजगार हेतु ऋण, स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज, ये सब वहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। छोटे व मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे के विकास की भी एक योजना है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। पहले इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के नाम से ये लागू की गई थी। बाद में जो है इसको चेंज कर दिया गया, और इसमें जो फंडिंग पैटर्न है वो भी 60-20-20 है, यानी 60 केंद्र का, जो 20 है वो राज्य का, और जो 20 है वो किसका है, वो ULB का है, अर्बन लोकल बॉडी का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और योजना का नाम क्या है, तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन है, जिसमें चयनित शहरों और कस्बों को छोड़कर ये सभी शहरों और कस्बों पर लागू होगी। और इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान में शहरी पेयजल, सीवरेज और आधारभूत निगम को नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। 12 शहरों में 11 सीवरेज परियोजनाएं और एक जलापूर्ति परियोजना के सहित 12 कुल परियोजनाओं को इसमें मंजूरी दी गई है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप ध्यान रखिएगा, छोटे व मध्यम शहरों में, कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे के विकास की योजनाएं, और जो कि केंद्र सरकार की योजना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने बात की पूरे आपके चैप्टर नंबर 3 के शहरी और शहरी विकास के बारे में। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। देखो कई बार होता है कि कुछ जो फैक्ट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, कई बार इतने सारे फैक्ट्स याद होते हैं तो ओवरलैपिंग हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ भी हो आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दिया करें, तो हम कमेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग उसका रिप्लाई कर दिया करेंगे। बट जो है गलत फैक्ट जहाँ तक कोशिश होती है बाई ह्यूमन एरर होता के थ्रू अगर कोई पता चल जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें बता दिया करें। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी और आपके लिए जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो समझ में आ रही है क्लासें आपको, तो वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।